Hello, welcome to everyone in my classroom. Today I am going to discuss the various methods that can be used in expressing the concentration of a solution. Let me start. Our first method is percentage. अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास में गिवन है, अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो हम उसको टू वेज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वे है हमारा परसेंटेज बाय मास एंड सेकंड वे है हमारे पास में परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हम परसेंटेज में बात करें तो या तो वहाँ पर हम परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं या फिर हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करते हैं। और इन दोनों केसेस को भी हम अलग अलग केस में कि भाई हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है, जिसे किसी लिक्विड में डाल रहे हो आप, या फिर वो जो सॉल्यूट है आपका खुद ही लिक्विड फॉर्म में है, जिसे आप किसी लिक्विड में मिला रहे हो आप। तो डिपेंड करता है हमारा कि भाई हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाते समय या फिर लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम का केस लेना है। तो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, फर्स्ट केस है हमारा जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्हेन ए सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूट है हमारा वो सॉलिड है। व्हेन ए सॉलिड इज, आप बोलेंगे डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड। आप सॉल्यूट जो आपने लिया हुआ है वो सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, जिसको हम किसी लिक्विड में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे बोलते हैं कि परसेंटेज बाय मास, तो क्या बोलेंगे भाई? परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास मीन्स इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, डिजॉल्व्ड इन, आप बोलेंगे डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इस परसेंटेज बाय मास को हम W/W की टर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई सॉल्यूट दिया हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज दे रखी है और वहाँ पे बोल रहा है वो परसेंटेज बाय मास, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी परसेंटेज उस सब्सटेंस की सॉल्यूशन के अंदर दे रखी है उसे आप किस में लेके चलेंगे? बोलिए, ग्राम्स में। और टोटल सॉल्यूशन यानी कि जो आपका देखो W/W, मैं नीचे वाले W की बात कर रहा हूँ, यानी ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन का मास है। ये क्या है? हमारा मास ऑफ द कंपोनेंट हो गया, जिसे आप डिजोल्व करा रहे हो। आप किस में लेके चल रहे हैं? उसे ग्राम में। यानी जो भी परसेंटेज दे रखी है आपकी किसी भी सब्सटेंस की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे आपने किस में लेना है? ग्राम में। और ये क्या है? अपॉन W। इस W से क्या मतलब है? मास ऑफ द सॉल्यूशन इन टोटल अमाउंट। जैसे परसेंटेज हमारी टोटल कितनी होती है किसी भी सॉल्यूशन की? अगर वो कंप्लीट है तो 100% होती है। ऐसी अगर मास की टर्म में बात करेंगे टोटल सॉल्यूशन, अगर वो 100% का सॉल्यूशन है तो अगर उसे मास की टर्म में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो क्या कह सकते हो आप कि टोटल मास हम कितना एज्यूम करते हुए चलेंगे वहाँ पे? 100 ग्राम। यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको बोल रहा है कि 10% बाय मास, आपको बोल रहा है Na2CO3, 10% बाय मास Na2CO3 इन सॉल्यूशन। आपको ऐसा बोल दिया मान लीजिए किसी एग्जामिनर ने आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, तो इसका क्या मतलब हो गया? इट मीन्स, हम क्या बोलेंगे भाई? इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज, क्या बोलेंगे भाई हम? भाई डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा जो है 10% का मतलब हो गया। अब हमें इसको W/W की टर्म में लेना है। तो 10% का मतलब क्या हो गया कि जो Na2CO3 जो है, जो कि सॉल्यूट है, वो कितना है हमारा सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम है।
और टोटल सॉल्यूशन कितना लेके चलेंगे भाई हमारा 100 ग्राम, यानी 100 में से 90 तो क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया और 10 क्या हो गया वहाँ पर सॉल्यूट हो गया। इतनी सी बात का ये मतलब निकलता है अगर हम परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ परसेंटेज बाय वॉल्यूम की। इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम की। केस हमारा सेम है, यानी हम सॉलिड को लिक्विड में डालने की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में डालने की बात करते हैं तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात अगर हम करते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसे हम किस टर्म में लेते हैं W/V की टर्म में। किस टर्म में लेते हैं भाई हम W/V की टर्म में। यानी अगर यही सेम क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 10% बाय वॉल्यूम, 10% बाय वॉल्यूम क्या बोल रहा है आपको Na2CO3 इन सॉल्यूशन, 10% बाय वॉल्यूम Na2CO3 इन सॉल्यूशन। अब हमारी स्टेटमेंट इसके हिसाब से क्या बन जाएगी हमारी कि अगर 10% बाय वॉल्यूम बोल रहा है और किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डालने की बात कर रहा है तो इट मीन्स आप बोलेंगे 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन, क्या बोल सकते हैं इसको भैया हम अब हमारे को बाय वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन को किस में लेना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आप बोल सकते हो 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इतनी सी बात का ये मतलब निकलता है। अगर आपसे बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम तो W/V की टर्म में लेना है अगर हम किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में डाल रहे हैं। अगर परसेंटेज बाय मास बोलता है तो W/W की टर्म में बात करनी है। इसका मतलब जितनी भी परसेंटेज आपको दे रखी है वो अमाउंट किसका हो जाएगा सॉल्यूट का हो जाएगा ग्राम में, और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को आपने 100 ग्राम ले लेना है। तो अब आगे बात करते हैं। ये तो बात करी मैंने आपसे कि जब किसी भी सॉलिड को आप डिज़ोल्व करते हो, आप किसी लिक्विड के अंदर किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उस कंडीशन में आपने किस तरीके से परसेंटेज को दिखाना है। अब मैं आपसे ले रहा हूँ इसका सेकंड केस। अभी मैंने A केस लिया था, अब मैं B केस ले रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ व्हेन ए लिक्विड, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है अब किस स्टेट में है अभी हमारा लिक्विड स्टेट में है। व्हेन ए लिक्विड इज डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड, यानी कि जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी क्या हम लिक्विड फॉर्म में ही लेके चल रहे हैं, और जो सॉल्यूट डाला हुआ है उसके अंदर वो भी हम किस में बात कर रहे हैं लिक्विड में ही बात कर रहे हैं। यानी दोनों हमारे पास क्या है लिक्विड फॉर्म में ही है। इस कंडीशन में अगर परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं, परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं तो आप बोल सकते हो इट हैज़ सेम मीनिंग, इट हैज़ सेम मीनिंग एज डिस्कस्ड अबव। यानी जो स्टेटमेंट मैंने वहाँ पर ऊपर आपका सॉलिड इन लिक्विड के केस में बताई वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगता है। यानी आपका केस W/W की टर्म में ही लेते हैं। लेकिन अगर आपसे बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो उस कंडीशन में V/V की टर्म में आपको एक्सप्रेस करना होता है कंसंट्रेशन को। अगर लिक्विड को लिक्विड में डालने की बात कर रहे हैं यानी कि आपको सॉल्यूट के अमाउंट को भी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेना है, जो भी परसेंटेज गिवन है, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो भी आपको क्या करना है 100 ml लेके चलना है। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पर अगर आपको मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रहा है कि 10% H2SO4 बाय वॉल्यूम बोल दिया आपको, 10% H2SO4 बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। आपको बोल रहे हैं 10% H2SO4 है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसे हम क्या बोल रहे हैं अभी आपको बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हो गया भाई, आप बोलेंगे इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से मतलब क्या है यहाँ पे H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन क्या बोल सकते हो आप 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया भाई हमारा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है
जो कि डिजोल्व हो रहा है इन 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये तो बात हो जाती है आपकी परसेंटेज की। तो आपको यहाँ पर जो मैंने कितने केसेस बताया आपको परसेंटेज के लिए, एक तो W/W, एक आपको मैंने बताया W/V, और एक मैंने बताया आपको V/V। तो आप किसी भी टर्म में आप परसेंटेज की बात यहाँ पर कर सकते हो आप। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए, आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी परसेंटेज की। अब अगला हमारा जो टॉपिक है मास फ्रैक्शन। अगर हम मास फ्रैक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज मास फ्रैक्शन? मास फ्रैक्शन जिसको मैंने एक्स से सिंबल दे दिया। अब मास फ्रैक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप? इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट। It is the ratio of mass of one component to the total mass of a solution। ठीक है। अगर आपके पास में किसी भी कंपोनेंट का आपको मास फ्रैक्शन निकालना है तो आप उसके लिए क्या करते हो? आप जिसका भी आप मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हो उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का रेशो लेते हो आप। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास में कंपोनेंट्स जो गिवन है, आपके पास कंपोनेंट्स जो गिवन है, आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं ए है और सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है? बी है। इसका कुछ ना कुछ मास होगा, वो हमने ए के लिए क्या ले लिया? WA, और बी के लिए क्या ले लिया? WB। तो ये हो गए मासेस ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी के लिए। अगर आपको बोलते हैं कि आपको मास फ्रैक्शन निकालना है इस ए कंपोनेंट का, तो आप क्या बोलेंगे? एक्स ए इक्वल टू में आप बोलेंगे WA अपॉन में WA प्लस WB। ऐसे सिमिलरली अगर बी कंपोनेंट का बोले तो हम तो क्या निकाल सकते हो भाई? WB अपॉन में WA प्लस WB। अगर आपको बोलते हैं कि भाई परसेंटेज बाय मास बताना है आपको, परसेंटेज बाय मास ऑफ कंपोनेंट ए, तो उस कंडीशन में यही जो आपका एक्स है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो आपके पास में ए कंपोनेंट की मास परसेंटेज आ जाएगी। अगर आपको बोलते हो परसेंटेज बाय मास ऑफ कंपोनेंट बी बताना है आपको, तो आप या तो आप क्या कर दो, आप एक्स बी इंटू में 100 कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप 100 टोटल परसेंटेज 100 होती है सॉल्यूशन की, उसमें से माइनस कर दो आप क्या जी? मास परसेंटेज ऑफ व्हाट? कंपोनेंट ए। तो इस तरीके से हमारे पास में सेकंड कंपोनेंट की परसेंटेज निकल करके आ जाती है। तो ये तो तरीका हो गया आपका मास फ्रैक्शन का। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास में गिवन है और वहाँ पे कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं कुछ ना कुछ और उनके मासेस गिवन है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जिसके लिए भी आपको मास फ्रैक्शन निकालना है आप उसका मास ले लीजिए, आप अपॉन में टोटल मास ले लीजिए आप। तो इस तरीके से मास फ्रैक्शन निकल जाएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालने की बात वहाँ पे देखनी है तो मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिए, तो इस तरीके से परसेंटेज निकल करके आ जाएगी। तो अब आगे हम ये बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की, वो है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। ये तो बात हो गई आपकी मास फ्रैक्शन की। मास फ्रैक्शन आप किस तरीके से निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन के केस में, अगर कंपोनेंट का आपको मास फ्रैक्शन बताना हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ भाई, थर्ड केस है मेरा, ये है जी आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? लेट अस सपोज इसको भी हम एक्स से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली आप एक्स से ही सिंबल आपको नज़र आता है जगह जगह पे आपको ये, तो एक्स का हमने क्या कर दिया, मोल फ्रैक्शन को सिंबल दे दिया है। अब जैसा हम मास फ्रैक्शन में मास का रेशो लेके चलते थे, तो यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन लेना है वो किसका लेना है? मोल्स का। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली बोल सकते हो आप इट इज़ द बाई रेशो ऑफ, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, it is the ratio of number of moles of one component, it is the ratio of number of moles of
वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। तो आप देखिए किसी भी सॉल्यूशन के केस में अगर किसी भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके लिए आपका ये स्टेटमेंट हो जाती है। अब मान लीजिए इसका फॉर्मूला हम सेटअप करना चाहते हैं, तो कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। लेट अस सपोज मैंने 2 कंपोनेंट्स ले लिए, कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट सेकंड। अब इसके कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, वो मैंने मोल्स मान लिए कि भाई N1 है। अब सेकंड कंपोनेंट के लिए मोल्स क्या हो गए हमारे, N2 हो गए। अब आपको मान लीजिए हमारे पास में कि हम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। आप फर्स्ट कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है जी, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो। आप कह सकते हो इसका सिंबल हमने दे दिया x1, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, भाई हम बात कर रहे हैं किसके जी, सेकंड वाले की। सेकंड वाले का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एक तो तरीका यही हो गया, x2 इक्वल टू में आप क्या बोलेंगे, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। एक तो यही तरीका हो गया। दूसरा मैं बता दूं आपको कि भाई टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। तो आपको ये बात आपको नोट करनी है कि भाई टोटल सम की बात करते हैं ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू यूनिटी। यानी अगर हमारे पास में भाई कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, अगर उनके मोल फ्रैक्शंस को निकालते हो आप और मोल फ्रैक्शंस को अगर आप प्लस करते हो आप, तो टोटल सम हमारा यूनिटी यानी कि 1 के बराबर आता है। अब कंपोनेंट चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो तो उन मोल फ्रैक्शंस के सम को आप प्लस कर दीजिए। अगर वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है बेटा, राइट है। अब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने x1 निकाला, अब x2 निकालना है, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, यूनिटी के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x2 इक्वल टू बोलूँ तो 1 माइनस x1 भी करके निकाल सकता हूँ ना इसे में। तो हमारे को इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पे आपके पास एक की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पता है, आप सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो आप, तो आप 1 में से माइनस करके भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो आप। बाकी ज़्यादातर मोल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी होती है, तो मोल भी आपको निकालने आने चाहिए कि मोल कैसे निकालते हैं। अगर कोई कंपोनेंट दे रखा है और उसके मोल बनाने हैं, तो अगर मोल बनाने की बात करते हैं, मोल मतलब n बनाने की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, W अपॉन है, यानी उस सब्सटेंस का मास इन ग्राम अपॉन में उसी का मोलिकुलर मास, मोलर मास। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है आपको एग्जामिनर किसी क्वेश्चन के अंदर। अब आपको इसके मोल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन में, तो मोल कैसे बनेगा, W कितना हो गया बोलो आपका, भाई 100 ग्राम। तो यानी n की बात कर रहे हैं तो W की जगह क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर आपके पास में अब m की बात करते हैं तो वाटर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हो जाएगा, भाई 1 होता है, इंटू में 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, यानी कि 18 ग्राम पर मोल। तो आप देख रहे हो भाई कितनी वैल्यू आ रही है, 18 आ रही है। तो यानी कि ये क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया। तो 100 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो यही क्या बन जाएंगे, हमारे मोल्स बन जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास में 25 ग्राम इथेनॉल बोल रहा है,
25 ग्राम आपको बोल रहा है कि भाई इथेनॉल है कोई एग्जामिनर आपको। अब इसके लिए हमें मोल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन के लिए। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई CH3 CH2OH। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसके n बनाएंगे तो W तो क्या हो गया 25। इसका मोलिकुलर मास कैसे बना लेंगे आप कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 3 है तो 3 हो गया, प्लस 12 प्लस में 2 प्लस 16 प्लस 1, टोटल वैल्यू करोगे तो 46 हो रही है यहाँ पे ग्राम पर मोल। तो 25/46 करेंगे तो इस तरीके से क्या बन जाएंगे आपके मोल्स बन जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन बनाना हो तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हो आप बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि भी किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी मोल फ्रैक्शन की। अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपसे बात करने चल रहा हूँ मोलैरिटी की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मोलैरिटी। तो हमने कौन कौन सी टर्म ली, एक तो परसेंटेज ले लिया आपकी, एक आपका मास फ्रैक्शन हो गया, एक आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये हमारे पास हो गई हमारी फोर्थ टर्म हो गई आई थिंक सो। अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो इसे हम कैपिटल लेटर M से रिप्रेजेंट करते हैं। M का क्या मतलब होता है मोलर, M का क्या मतलब होता है मोलर। अगर कहीं भी वैल्यू आपकी किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन के अंदर अगर मोलर में गिवन है तो इसका मतलब वहाँ पर मोलैरिटी की बात हो रही है। तो मोलैरिटी क्या स्टेटमेंट है इसकी, क्या बोलती है मोलैरिटी आपको। तो मोलैरिटी का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज द number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter of solution, number of moles of solute dissolved in per liter of solution। यानी मोलैरिटी हो गई कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जनरली क्या होता है हम सॉल्वेंट को फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं, उसमें जो डिजोल्व कराते हैं तो वो हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है जो ऊपर से आप जिसे ऐड कर रहे हो आप। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब N, सेकंड कंपोनेंट है तो मैंने सिंबल दे दिया N2। N2 क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भाई N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई W2/M2। तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा W2/M2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक तो फॉर्मूला आपका इस फॉर्मेट में यूज हो जाता है। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई हम भाई M = में W2 में M2। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर आपका लीटर में ही हो। मान लीजिए सेंटीमीटर में क्यूब में दे रखी है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तो उस कंडीशन में आपको उसको लीटर में बदलने की ज़रूरत पड़ेगी डिवाइडिंग बाय 1000। तो वही 1000 मैंने ऊपर ले लिया, देख लो डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में भी आपका यूज़ करते हैं। तो आप चाहे इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो, एक ही बात हो रही है। तो जस्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन दी है कि मोलैरिटी को किस तरीके से आप लेकर के चलते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो बात हो रही है मोलैरिटी की, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी के केस में एक छोटी सी बात हम और कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जैसे देखिए इफ़ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है जी, पहली कंडीशन। सेकंड इफ बोलते हैं कि भाई अगर हमारे पास में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज गिवन। अगर हमारे पास में ये दोनों कंडीशंस आपको दे रखी हैं, भाई डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, मास परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है सॉल्यूशन की,
और आपको बोलते हैं कि आपको मोलैरिटी निकालनी है। आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है आपको। तो इसके लिए मैं एक और भी फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, जो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो आप उस कंडीशन में। तो मोलैरिटी इक्वल टू में मास परसेंटेज इनटू में 10 इनटू में व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में GMM। इसका मतलब हो गया ग्राम मोलिकुलर मास। क्या मतलब हो गया इसका? बोल सकते हो आप भाई, ग्राम मोलिकुलर मास किसका? ऑफ सॉल्यूट। तो आप इस तरीके से आप इस परसेंटेज को यूज़ करके भी आप मोलैरिटी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है, थोड़ा उसे भी ध्यान देना आप। एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है, हमारी, उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। तो मोलैरिटी इक्वेशन यानी कि M1V1 इक्वल टू में M2V2, M1V1 इक्वल टू में M2V2। जैसे कोई सॉल्यूशन दे रखा हो, उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वॉल्यूम दे रखा होगा, उस वॉल्यूम पे सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ मोलैरिटी दे रखी होगी। आपको बोलेगा वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन का बढ़ा रहे हैं डाइल्यूट करके, और आप बोलेंगे फिर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी ये बताओ आप। तो मतलब 3 कंडीशंस आपको गिवन होगी, उनमें से किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन को आपसे पूछ सकता है। तो वहाँ पर हम इस मोलैरिटी इक्वेशन को भी यूज़ करते हैं। जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा तो ये सारी बातें आपसे करूँगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुटअप होते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करना है मेरे को कि भाई पहले आपको मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ, आप फॉर्मूलों को समझिए, फिर इन फॉर्मूलों को किस तरीके से हम, अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो उन पर किस तरीके से इनको अप्लाई करना है और कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर मैं उसकी बात समझाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चंस जभी समझ में आएंगे जब आपको फॉर्मूले आपके क्लियर होंगे। तो मेरा मेन मोटिव ये है इस टाइम में कि आपको फॉर्मूलों को बताना कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर आगे बात करेंगे तो उनको ये बताएंगे भी आपको कि भाई किस तरीके से आपने इन फॉर्मूलों को फिर अब अप्लाई करना है अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है जिसे हमने सॉल्व करना है। तो पहले ध्यान दीजिए आप कि हमारे फॉर्मूले किस तरीके से हम ले करके आ रहे हैं। तो आई थिंक सो मोलैरिटी की बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोलैरिटी क्या होती है और किस किस कंडीशन में मोलैरिटी के हम फॉर्मूलों को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे, ये तो बात होगी मेरी मोलैरिटी की। एक रिलेशन आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो हमने रिलेशनशिप फॉलो करनी है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। अब आप देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, M इक्वल टू में बोल सकता हूँ ना मैं N2 में 1000 अपॉन में क्या हो गया जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया जी, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आपको ये भी पता होगा भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ ए सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ ए सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाती है, यानी डेंसिटी हो जाती है, जिसको आप डी से सिंबल दे रहे हो आप। अब आप ध्यान से देखिए, अब अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए बताइए, डेंसिटी तो हमारे पास आई है डी। अब आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू में मास ऑफ
सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर N1 इक्वल टू में बताइए W1 अपॉन M1 एंड N2 इक्वल टू में W2 अपॉन M2। तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट हो गया, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया हमारा? बोलेंगे तो सॉल्वेंट हो गया। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मतलब W1 चाहिए। तो W1 क्या हो सकता है इसके हिसाब से? बोलिए N1 इंटू में M1, और ऐड बात करें अगर हम एंड W2 की, तो क्या हो जाएगा? N2 इंटू में M2। यही तो हो जाएगा ना भाई। यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि आपका N1 इंटू में M1 प्लस में क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब N2 इंटू में M2, N2 इंटू में M2, ये हो जाएगा हमारा N2 इंटू में M2। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो क्या लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पर? बोलिए N1 इंटू में M1 प्लस N2 इंटू M2 अपॉन में D, यानी कि डेंसिटी। अब देखिए नाउ हमारा रिजल्ट अब क्या आ सकता है बताइए यहाँ पे भाई? M इक्वल टू में N2 इंटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए N1 M1 प्लस N2 M2, और ये D ऊपर चला गया, यानी कि इंटू D। अब आपने क्या करना है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए नाउ आप बोल सकते हो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय N1 प्लस N2। आप क्या कर रहे हो? आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर रहे हो? आप N1 प्लस N2 से डिवाइड कर रहे हो आप। अब देखिए जब इसको N1 प्लस N2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट किस फॉर्मेट में आ गया? देख लीजिए अब आप, क्या चेंजिंग आ जाएगी हमारे ऊपर के रिजल्ट में। यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू में N2 अपॉन में N1 प्लस N2 हो गया, इंटू में 1000 इंटू में D अपॉन N1 इंटू में M1 प्लस N2 इंटू M2, डिवाइड करो इसे आप N1 प्लस N2, डिवाइड करो इसे भी आप N1 प्लस N2। अब देखिए आप, यानी कि जो हमारा जो कैपिटल M है वो क्या हो गया? N2 अपॉन में M1 प्लस N2 किसके बराबर हो जाएगा? X2 के बराबर, इंटू में 1000, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया ना ये। आप देख रहे हो भाई, जिसके लिए निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब X2 इंटू में D। अब ये क्या हो गया हमारा? N1 अपॉन में N1 प्लस N2, इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम? X1 इंटू में क्या हो गया? M1 प्लस ऐसे N2 अपॉन में N1 प्लस N2 किसके बराबर हो गया हमारा? ये X2 के बराबर हो गया, और इंटू में क्या हो गया? M2 हो गया। तो आप देख रहे हो भाई, ये फाइनल हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, यानी कि ये रिलेशन हो गई हमारी। इतनी डेरिवेशन की हमें इसकी ज़रूरत खास नहीं थी, बट फिर भी है कि नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप इस तरीके से इस रिलेशन को आप ड्राइव करके भी बता सकते हो। अब आप देखिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है मोलैलिटी की। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है हमारा? स्मॉल m, और इस m का क्या मतलब होता है? मोलल।
अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो इसका सिंबल क्या होता है हमारा स्मॉल m, और m का क्या मतलब होता है मोलर। अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन क्या बोलेंगे भाई हम, 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के मास में डिजोल्व करा रहे हैं, 1000 ग्राम या फिर कह सकते हैं भाई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेकंड कंपोनेंट है मतलब N2, मास ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट है, सॉल्वेंट की बात हो रही है, उसका मास लेना है यानी कि W1, किसमें लेना है, in kg यानी कि in किलोग्राम। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2 क्या लिख सकते हैं भाई हम, W2 अपॉन M2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा W1 in kg। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें अगर हम, मान लीजिए, तो हो सकता है कि भाई W1 की वैल्यू आपको हर जगह kg में नहीं दे रखी होती है, ग्राम में दे रखी हो, तो आप अगर ग्राम में दे रखी है तो W1 की बात करेंगे, ग्राम में दे रखी है वैल्यू, तो kg में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय में 1000। तो आपका फॉर्मूला देख लीजिए इस फॉर्मेट में आ गया। ये तो बात हो गई आपकी क्या जी भाई, मोलैलिटी क्या होती है। तो मोलैलिटी के केस में ये छोटा सा फॉर्मूला हो गया जो हम जगह जगह पे यूज़ करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास में है मोलैलिटी का जो केस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। एक छोटी सी रिलेशनशिप भी होती है जो हम मोलैलिटी की यूज़ करते हैं। डेरिवेशन यहाँ पे कराने की मैंने जैसे बताया कि आपको ज़रूरत नहीं है, मैं रिलेशन बताने जा रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आप देखिए, रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर आपसे बात करनी है आपको कि भाई मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो आपको मैं बता दूं कि भाई मोलैरिटी इक्वल टू होता है, मोलैलिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 प्लस मोलैलिटी इनटू में M2 यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय 1000। तो मैंने आपको ये रिजल्ट बता दिया कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा रिलेशनशिप का ये रिजल्ट आता है। यानी स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, d क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, फिर दोबारा यहाँ पे देखो स्मॉल m की बात हो रही है मतलब मोलैलिटी की बात हो रही है, M2 क्या है हमारा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में अपनी रिलेशनशिप को बता सकते हो। आप अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे नॉर्मैलिटी की। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं। n का मतलब होता है हमारा नॉर्मल, n का क्या मतलब होता है, नॉर्मल। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution। अब आप देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा W2। अब मोलर मास की बजाय क्या लेना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको हम थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं रिजल्ट को, n इक्वल टू में भाई बोल सकते हैं W2
अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू में, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है वॉल्यूम और लीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आपका रिजल्ट अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया आपका। ये तो बात हो गई आपकी नॉर्मेलिटी। अब इक्विवेलेंट मास निकालना किस तरीके से निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का, तो मैं आपसे जब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा न्यूमेरिकल्स की जब बात करेंगे हम, तो वहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल्स लेते हुए ये सारे चीज़ें मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। फिलहाल अभी के तौर पर आप यहाँ पे नॉर्मेलिटी के इस फॉर्मूले पे आपने फोकस करना है कि भाई ये आपका हमारा नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसी तरीके से जैसे हमने मोलैरिटी इक्वेशन ले रखी थी, कई कई जगह पे हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन का भी यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन बताइए आप कौन सी होती है, तो सेम यही चीज़ आपने फॉलो करनी है। N1 V1 इक्वल टू में N2 V2 इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप जिस हिसाब से भी न्यूमेरिकल में वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा, बाकी के डाटा रख करके आप निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी। तो ये तो हो गई आपके कि भाई नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है। तो आपने देखा अब हमारी ये बात नॉर्मेलिटी को लेकर के हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपसे बात करते हैं किसके, स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ देखो आप, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in per liter of solution, per liter of solution। यानी जब कभी भी स्ट्रेंथ निकालने की बात आएगी, स्ट्रेंथ निकालने की बात आएगी तो यहाँ पर किसकी बात करोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करोगे इन ग्राम्स, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो किस में एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेंथ को? अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई स्ट्रेंथ को किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन, आप बोलेंगे ग्राम पर लीटर। किस में स्ट्रेंथ को लेते हैं भाई हम, ग्राम पर लीटर। ये तो बात हो गई आपकी स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ को किस में एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है हमारी टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको आप बोलते हो पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए दिस टर्म इज यूज्ड, दिस टर्म is used to express, this term is used to express the concentration of a solution in which solute is present in very less amount, यानी कि जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही लेस होती है आपका, उस कंडीशन में किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के केस में, तो आप पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करते हो आप। इसके लिए हमारे पास में लेट अस सपोज A is a substance, A is a substance which is dissolved in a solution। ये कोई सब्सटेंस है जिसे हम किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और उसको हम किस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभी हम ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम इसको, शॉर्ट में ppm बोल देते हैं हम। अब देखो ppma, तो इसमें क्या लिखेंगे हम,
मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना पार्ट है ये? मिलियन पार्ट है, यानी कि 10⁻⁶। तो ये हमारा इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि भाई आप यहाँ पर अगर आप किसी भी सब्सटेंस की बात करें, अगर वो लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, वेरी लेस अमाउंट में होता है, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ppm का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जिनके ऊपर हमारी बात हुई। एग्ज़ाम में कई बार इसमें ये भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई इसमें किन टर्म्स को हम प्रेफर करते हैं अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है हमारे को, कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेटर होती है और कौन सी हमारे लिए उतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती है। तो इसमें देखना ये होता है कि हमारे को जितनी भी टर्म्स हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? ज़्यादा बेटर टर्म्स होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और जो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती हैं, तो वो टर्म्स हमारे लिए उतनी सूटेबल नहीं होती हैं अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो आप। तो जिन जिन फॉर्मूलों में हमारा वॉल्यूम आया हुआ था, तो वो वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसलिए वो टर्म्स हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती हैं अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हो। जैसा कि आपने नॉर्मेलिटी में देखा वॉल्यूम आया था, तो नॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं रहेगी हमारे लिए क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी इतनी ज़्यादा बेटर टर्म नहीं रहेगी हमारे लिए क्योंकि मोलैरिटी में भी क्या था? हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। यानी अगर हम मास फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोलैलिटी की बात करें, जहाँ पे हम मासिस को लेकर के बात करते हैं, चाहे वो मोलिकुलर मास हो, चाहे वो हमारा मास इन ग्राम हो जिसे डिज़ोल्व करा रहे हैं, तो मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहता है, इसलिए उन प्रॉपर्टीज़ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए वो जो टर्म्स हमारी जो होती हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा बेटर रहती हैं। कई बार ये एक छोटा सा क्वेश्चन और भी बन जाता है कि भाई आउट ऑफ वन मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन which is more concentrated and why? Which is more concentrated and why? अब आपको मालूम ही है कि कंसनट्रेटेड वही ज़्यादा होगा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अगर 1 मोलर की बात करते हैं तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है जिसे हम पर लीटर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं। तो वहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी सॉल्यूशन है, यानी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूट होगा, उसमें आपने 1 मोल और ऐड कर दिया सॉल्यूट। तो यानी कि अब अगर हम यहाँ पर अब 1 मोलर की बात करते हैं ऑन द अदर हैंड, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को हम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। तो वहाँ पर ओनली सॉल्वेंट था, जो आपने 1 मोल आपने उसमें ऐड किया, केवल वही सॉल्यूट उसके अंदर जा रहा है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर हो गया? जो जहाँ पे पहले से सॉल्यूशन की बात हो रही थी, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? किस सॉल्यूशन की होगी? आप बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पर क्या होगी? हाइयर होगी एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ द 1 मोलर। तो अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट रह गया इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जिसके ऊपर मैंने बात करी है। तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। फ़िलहाल आप नोट कर लीजिए इन सभी बातों को और इनको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है। और न्यूमेरिकल के फॉर्मूले अगर अच्छी तरीके से रिवाइज़ होंगे, आपको ध्यान होंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। तो बैटरी यही है सभी के लिए कि आपको मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ पे समझाए हैं उन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से समझिए। उनमें जो भी आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, जो सिंबल्स वगैरह दे रखे हैं, किसका कौन सा सिंबल है, और इन बातों पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल बच्चे रीड करते हैं तो उन्हें यही समझ में नहीं आता कि भाई सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, किसके लिए मैंने N2 सिंबल बताया हुआ है, किसके लिए मैंने N1 बताया हुआ है, भाई W1 क्या है, वहाँ पे W2 क्या है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपने फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको
इन सभी जितने भी मैंने फॉर्मूले आज डिस्कस किए हैं आपके साथ, उन सभी पे मैं न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करते हैं। तो नोट कर लीजिए आप सभी।